दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हो चुके हूँ मैं। दोस्तों, दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट जो कि डेडिकेटेड है उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया है, कुछ अच्छा किया है। एक महिला अपनी जिंदगी में कितने सारे रोल्स निभाती है, कभी माँ, कभी बेटी, तो कभी खुद को अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती है कि जो कि सोसाइटी में उसकी पहचान बना देता है। महिलाएं कहीं एवरेस्ट पे भी पहुंची हैं और कहीं अंतरिक्ष पे भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो हमेशा से आपको जानने को मिलता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं और उनके जीवन में जो चलता है वो भी किसी स्ट्रगल से, किसी चैलेंज से कम नहीं। सो ऐसे ही चैलेंज लेने वाली पर्सनालिटी से मिलवाते हैं आपको। और आज भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे साथ है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जिससे बहुत सारी जिंदगी इम्पैक्ट हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य संवारा है इन्होंने। सो देर नहीं करती हूँ, मिलवाती हूँ आपको हरमिंदर सेठी जी से। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। Thank you, ma'am, for inviting me to this podcast. सो मैम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपकी जो जर्नी है जब शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई? मैं इंग्लिश टीचर थी फ्रॉम लास्ट 20 years एंड नए लोगों से मिलती रहती थी, बाहर ट्रैवल करती थी एंड मेरा इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ नया सीखने का। तो तब मेरे माइंड में ये आया कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ और मैं एज अ टीचर एक टीचिंग प्रोफेशन में मरना नहीं चाहती थी। और ये डायलॉग शायद मैंने अपने उसमें भी यूज किया था जब मुझे फेयरवेल पार्टी दी गई थी एंड आई सेड आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वो डिफरेंट सोचकर मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो मैम, एक इंग्लिश टीचर होने से और आज आपने इतने सारे बच्चों को अब तक अब्रॉड भेज चुके हैं और साथ साथ उनको आप आइल्स, पीटी, अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन सब में ट्रेन करती है, तो आई नो कि ये ट्रांजिशन जो है वो इजी नहीं रहा होगा। सो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं, हर बिजनेस में चैलेंज आता है। तो इस बिजनेस में भी था और अभी भी है और शायद रहेगा कि बच्चों को आइल्स कराना, पीटी कराना, स्टाफ मैनेज करना, अपने लीड्स जनरेट करना, बहुत कुछ होता है। तो चैलेंजेस हमें फेस करने आने चाहिए और कोई नई नई चीजें हमें सीखनी चाहिए होती हैं जिनसे हम वो चैलेंजेस को ओवरकम करें। तो हम भी हमेशा अपने आप को इन सब चीजों के लिए अपडेट करते रहते हैं। सो मैम, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। ये दिन याद कीजिए कि जब आपने डिसाइड किया कि अभी तक आपका बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि आपकी स्टोरी मैंने पहले भी सुनी बिहाइंड द कैमरा, जब आप मुझे बता रही थी कि आपको अपने टीचिंग प्रोफेशन से बहुत प्यार था। सो उन डेज के बारे में कुछ बताइए। सिर्फ एक इंग्लिश टीचर बनके नहीं रही मैंने उस प्रोफेशन में भी अपने आप को हर जगह जो भी नई चीजें सीख सकती थी वो मैंने किया। मैं एक एग्जामिनर बनी, जो शायद हमारे इस शहर में बहुत कम लोग होंगे जो इंग्लिश प्रोफेशन या टीचिंग प्रोफेशन से यहाँ तक भी पहुंचे। एंड मैंने एक अपने स्कूल में ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम का पार्ट रही, वो भी शायद एक नया था। जब तक मैं स्कूल में रही ये सारे काम मैंने किए और अब मैं शायद स्कूल में नहीं हूं तो मैंने यहाँ शहर में किसी को नहीं देखा कि ये कनेक्टिंग क्लासरूम प्रोग्राम किसी और ने भी किया हो। तो कुछ ना कुछ हर प्रोफेशन में कुछ होता है जो आप नया कर सकते हो। सो व्हाट इज कनेक्टिंग क्लासरूम प्रोग्राम? कनेक्टिंग क्लासरूम प्रोग्राम वाज अ प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था इन फॉर यूके, वेयर जब हमने शुरुआत करी तो इट वाज अ टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, जहां पर एक टीचर वहां से यहाँ आई और मैं यहाँ से वहां गई। ओह ग्रेट। उसके बाद हमने बच्चों के साथ स्टार्ट किया। 2 बच्चे यूके से हमारे यहाँ आए पूरा कल्चर देखने के लिए, कैसे पढ़ाया जाता है, बिकॉज कल्चर्स हर जगह डिफरेंट होते हैं, इवन टीचिंग सबकी डिफरेंट होती है। फिर यहाँ से मैं गई 2 बच्चे लेकर, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। तो नेक्स्ट वाज 14 चिल्ड्रन केम, हमने 14 बच्चों को यहाँ पे होस्ट किया एंड दोज ब्रिटिशर्स हाउ दे केम अप और कैसे उन्होंने फ्रेंड्स बनाए। तो ये पूरा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था। एंड देन हमने फिर लास्ट जब एंड किया था तो प्रिंसिपल्स वेंट विथ मी, वहां की प्रिंसिपल यहाँ आए, हमारे प्रिंसिपल यहाँ से वहां गए मेरे साथ। Okay. तो ये कनेक्शन, ये बॉन्ड, दिस स्टार्टेड, इट टुक अ लॉन्ग टाइम,
लेकिन इन सब चीजों से हम पीछे नहीं हटे, कुछ ना कुछ नया करने को था। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए मिलती है, पर ये होता है कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कौन करता है। पूछा सबसे गया था कि कौन इस चीज को आगे करना चाहता है या लेके जाना चाहता है, तो आई थिंक आई वाज द वन जिसने हैंड रेस किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये सारी नई नई चीजें मैंने टीचिंग में ही आके सीखी। तो अदरवाइज मतलब केवल टीचिंग तक सीमित ना नहीं रह के रह के आपने सोचा कि उसको भी कैसे आप अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस उस टाइम पर कर हाँ, सकती है, जो लर्निंग आप कर सकती हैं। लर्निंग कर सकते उसके हैं। अलावा आपने टीचिंग में रहते हुए क्या क्या किया? टीचिंग में रहकर हमने एक और नई चीज शुरू करी थी, कि जैसे यंग लर्नर्स इंग्लिश टेस्ट्स होते हैं, वो भी हमने स्टार्ट कराए थे। वी बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट, बच्चों को कराना। अदर देन अपनी इंग्लिश स्टडीज को छोड़कर आप और क्या क्या इंग्लिश में कर सकते हो, वो भी शुरुआत कराई। एंड मैं उन्हीं की एग्जामिनर भी बन गई ओके, वहां से ही ग्रेट। करते 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 करते। तो ये भी एक डिफरेंट चीज थी। सो मैम, अभी भी मतलब अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, अगर आपका टाइम मतलब हम बात करते हैं 10 years बैक या 15 years बैक, जब आप अपना करियर शुरू कर रहे थे या उससे भी पहले, तो उस टाइम पर भी और इवन आज के टाइम पर भी, आज हम 2026 में हैं, आज भी जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि एक बेटी के लिए सबसे एक अच्छा प्रोफेशन क्या है, तभी भी यही बोला जाता है कि टीचिंग जो है वो सबसे अच्छा प्रोफेशन है, सबसे सेफ प्रोफेशन है। और फीमेल्स को ये गाइड किया जाता है कि आपको ना ये वाला एक सेफ एनवायरनमेंट इसमें मिलता है। सो जब आपने सोचा कि आपको अब टीचिंग स्विच करना है, तो आपको कैसे रिएक्शंस मिले सबके? मतलब एवरीवन वाज लाइक के जैसे कि ये सेफ जॉब है, आपको वो टाइम कैसा था? आ, अगर मेरे आसपास के जो लोग थे जिनको ये पता लगा कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, एवरीबडी वो वेरी शॉक्ड कि मैं ऐसा इस एज में आके क्यों डिसाइड कर रही हूँ, वो भी 20 years आफ्टर 20 years ऑफ टीचिंग सडनली आई वांटेड कि आई वांट टू शिफ्ट। तो पीपल वर वेरी शॉक्ड। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी फैमिली से होता है। तो माई हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव। दे ऑलवेज से टू ब्रिंग यू यू नो अहेड। एक फीमेल का होना बहुत जरूरी होता है, कहावत तो ऐसी है, बट शायद मेरी केस में उल्टा है। तो देयर वर मेन हु सपोर्टेड मी। One was my father and one was my husband. वाह। And they're still there ये doing those great things with me. वाह। सो आपके लिए भी थोड़ा डिसीजन लेना तो मुश्किल हुआ होगा जब आपने सोचा, तो उस टाइम पे आपके थॉट्स क्या थे? मतलब यू वर एक्साइटेड और लिटिल नर्वस, और क्या सोचा था आपने उस टाइम? सोचा था कि आप इस तरह से फुल फ्लेज एक इंस्टीट्यूट बना पाएंगी, एक ब्रांड नेम बना पाएंगी सिटी में, इतना विश्वास आपको मिलेगा, तब सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, मिक्स्ड फीलिंग्स, नर्वसनेस, डर कि अगर मैं छोड़ दूंगी, बिकॉज यू वर गेटिंग अ फिक्स्ड इनकम। हमें मालूम है फिक्स्ड इनकम आती है तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज रन कर सकते हो। माई चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप एंड देन सडनली व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं ये करना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो डर भी था कि ये मुझे रिग्रेट ना हो। मुझे ये था, लेकिन आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि नहीं, अगर मैंने डिसाइड किया है तो मैं कुछ करके तो दिखाऊंगी। सो मैम, जैसे कि आजकल यूथ की बात करें, अभी आपने डिसीजन उस टाइम पे लिया था कि अब आप जो है जॉब छोड़ के अपने बिजनेस में आएंगी, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं एक लूप में फंसा हुआ है, जिसको शायद आप भी एग्री करेंगे कि जैसे ही उनकी इनकम स्टार्ट होती है, इनकम स्टार्ट होते ही वो अपने जो लाइफस्टाइल को बहुत ही एलिवेट कर लेते हैं। लाइक उन्होंने अपनी कार ले ली, अपना फ्लैट ले लिया, और बहुत सारी जितनी भी उनको लगी कि यहाँ पर हम अपने लाइफस्टाइल को और अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो ईएमआई शुरू हो जाती हैं कि जो कार ली उसकी ईएमआई, जो फ्लैट लिया उसकी ईएमआई, और कहीं ना कहीं ये लूप इतना स्टक करने वाला होता है कि वो चाह कर भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको लगता है कि फिक्स्ड इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी। सो इसके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे सबको? अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप को, आप लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर है थोड़ा उसको मिनिमाइज करके रखिए, कम करके रखिए। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस के लिए मैंने कोई लोन नहीं लिया। जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने उसी से शुरुआत करी। जब मैंने शुरुआत करी तो मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस एक कंप्यूटर पे जो काम कर सकती थी मैंने वही किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे को ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो मैंने अपनी जो चीजें थी वो बढ़ानी शुरू करी। लेकिन यही बात है, लोन पर नहीं,
जो मेरे पास था, जितना मैं अर्न कर सकती थी, जितना मैं सेव कर सकती थी, मैंने उसी से शुरुआत करी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर उस समय आपने इस तरह का मतलब लोन का सहारा लिया होता तो आप बहुत जल्दी बहुत मतलब स्पीडी ग्रोथ आप कर सकती थी उस टाइम पे, या फिर इस तरह से आपको धीरे धीरे चीजों को अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने में टाइम लगा, तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग था या फिर आपके लिए कंफर्टेबल था? ये कंफर्टेबल था, क्योंकि उससे क्या होता है बिजनेस में, देखिए हर किसी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं। फिक्स्ड चीज अगर आपके माइंड में आ गया, अगर मैंने लोन ले लिया होता, ईएमआई तो देनी ही देनी थी, बिल्कुल ठीक है, तो बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स यू नेवर नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो वही इसीलिए मैं हमने ये सोचा कि जो है उसी में ही करें, और धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी तो अपने आप राइज करोगे। आपने जब स्टार्ट किया तो डिफिकल्टी सबको आती है, तो सबसे पहली डिफिकल्टी क्या थी? क्या कोई ऐसा चैलेंज आया जो अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा नहीं था? आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जब मैंने रिजाइन किया एंड कुछ दिन के बाद ही, आई थिंक 2 या 3 दिन ही हुए होंगे इस बात को, ऑफिस गई, बड़े खुशी खुशी से ऑफिस अटेंड करना था, ऑफिस किया, वी केम बैक होम एंड हम मार्केट में थे एंड अचानक हमें फोन आ गया, बारिशों के दिन एकदम अचानक, जैसे सडनली बारिश आ जाती है, अचानक हमें फोन आया कि आपके ऑफिस में आग लग गई है। ओह माय गॉड। तो इमीडिएटली वी केम बैक वेर एवर वी वर, हम फटाफट पहुंचे एंड लोग बहुत हेल्पफुल थे, वो ऊपर पहुंच गए, दरवाजा उन्होंने तोड़ा एंड हमारा जो ऑफिस, जो मेन ऑफिस था जहां हम लोग बैठते थे, वहां से कोई स्पार्क हुआ होगा एंड उस स्पार्क से कैमराज ऑन रहते थे, हमने कैमराज लगवाए थे, कैमराज ऑन रहते थे, तो उससे स्पार्क से वो सब कुछ, मेरा नया लैपटॉप नीचे रखा हुआ था, एलईडी रखी हुई थी, वो एलईडी पूरी पिघल गई थी, पिघल कर नीचे तक, पर ये था कि फर्नीचर तक आग अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन इतना धुआं हो चुका था, जैसे पूरा फ्लोर था हमारा, पूरा फ्लोर हमारा बिल्कुल ब्लैक हो चुका था एंड दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो एक बिजनेस का और आपको 2-3 डेज के अंदर ही इतना बड़ा शॉकिंग चैलेंज आ जाए, कैसे आपने तब से कॉप अप किया? एंड ऑब्वियसली दिल तो टूट ही जाता है कि एकदम अचानक ही क्या हो गया, बट वो बात था कि नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ था, मेरा कोई फर्नीचर नहीं जल गया था, ऐसा कोई फर्नीचर नहीं जला था क्योंकि टाइम से पहुंच गए थे, पर बिल्कुल सारा जो हमारा व्हाइट वॉश था, जो सीलिंग करी थी, वो सब कुछ ब्लैक हो चुकी थी एंड विद इन 2-3 डेज हमने प्रॉपर उसे दोबारा व्हाइट वॉश कराया एंड एक एलईडी दोबारा खरीदनी पड़ी हमें, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज हुई। वही बात है, अगर जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, कोई लाइबिलिटी अगर मेरे ऊपर होती तो, और ईएमआई में अगर हम फंस चुके होते, तो ये अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस है शायद जिसे हम ओवरकम ना कर पाते, बट दैट वाज नॉट द थिंग कि इजीली हम कर पाए एंड विद इन अ मंथ वी केम बैक टू द सेम सिनेरियो। 1 महीना लगा हमें, हम फटाफट सेटल हो गए, बट ये छोटी सी चीज थी जो हुई हमारे साथ। मैम, जैसे ये चैलेंजेस शुरू हुए और आपने बताया कि पहला चैलेंज ये था, इसके बाद भी बहुत सारे चैलेंज आए होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक और बिगेस्ट चैलेंज के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो इंडस्ट्री है जिसमें आप जो काम करते हैं, बच्चों को आप अब्रॉड भेजते हैं, उनको स्टडी कराते हैं, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क, बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजेस आते हैं। आजकल मार्केट में इतना सारा आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। आपको प्रोफेशनली क्या क्या इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? इसमें चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों की बातें सुनकर या अपने रिलेटिव्स की बातें सुनकर, आसपास की बातें सुनकर बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जो सच्चाई क्या है वो उस पर कभी देखते नहीं है। तो अगर बच्चे हमारे पास भी जैसे आते हैं, एक पहली बात तो ये कि वी वर्क विथ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये तो हमारा की वर्ड है, विथ ट्रांसपेरेंट हम काम करना या जेन्युइनिटी से काम करना। अगर मेरे पास भी बच्चे आते हैं, मुझसे भी कोई क्वेरी करते हैं, मैं अगर उन्हें कुछ गाइड करती हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मेरे पे पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, ठीक है? आप आजकल गूगल है, यू नो एवरीथिंग, यू ऑल आर एजुकेटेड, पहले उस चीजों की रिसर्च करो, रिसर्च करके विश्वास करके फिर आगे अपना काम बढ़ाओ। ये मत सोचो उस बच्चे ने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे बोला था तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ। बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या कैलिबर है, बच्चे वो भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि दे जस्ट फॉलो, दे डोंट सी देमसेल्व्स कि वो खुद क्या कर सकते हैं। तो हम बच्चों को जब हमारे पास आते हैं तो हम ये छोटी सी छोटी चीज से लेकर हम उन्हें गाइडेंस देना शुरू करते हैं। बाद में बच्चे हमारे पास आए ना आए वो बात की बात है, हम उनका काम कराएं ना कराएं वो अगेन सेकेंड इशू, बट
अपने लिए अपना जो फ्यूचर है, फ्यूचर को देखकर अपना डिसीजन लें। सो मैम, हमने मार्केट में बहुत सारी बातें सुनी है। जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में मंगवाए जाते हैं, आपको शॉर्ट बोल दिया जाता है आपका काम हो जाएगा, और लेटर ऑन जब डिफिकल्टीज आती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी डिमोटिवेट होते हैं जब उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिलती। सो ऐसे टाइम पे जो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में केवल एक बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास करते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जहां भी आप जा रहे हो, वेर एवर यू आर गोइंग, पहले उनके बारे में पता करिए। पता करने का तरीका क्या है? आसपास से पता करते हैं, बच्चे जो गए हुए हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिव्यूज चेक कर सकते हैं जो रिव्यूज डाले जाते हैं। एंड हो सकता है कि कुछ रिव्यूज ऐसे भी हों जो आजकल पेड रिव्यूज डालते हैं, बच्चे उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रही हो ना, बच्चों को उसके बारे में, आजकल के बच्चों को उनको पता होता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो भेड़ चाल में चलते हैं, वो चलते इसीलिए हैं क्योंकि मेरा फ्रेंड यार वहां से गया था, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट यू नेवर नो कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका फ्यूचर या आपका बैकग्राउंड क्या है। उस जो दूसरा बच्चा गया है उसका कुछ डिफरेंट होगा, आपका है वो कुछ और है। बट वो चीजें बच्चे ना सोचते नहीं है और देखते नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को कौन सी नॉलेज पहले होनी चाहिए, किन पॉइंटर्स का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो कोई डिसीजन ले, चाहे वो इंस्टीट्यूट के बारे में है, चाहे वो उन्होंने किस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना है, कौन सी कंट्री जाना है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? आपको उस कंट्री के बारे में पता होना चाहिए पहले जब जाते हो। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा है या कोई कोर्स भी आपको सजेस्ट कर रहा है, उसको प्लीज जाके चेक करें कि वो सच में उसके लिए है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसने पिछली अपनी पढ़ाई करी हुई, इट शुड कोरिलेट विद व्हाटएवर यू हैव डन प्रीवियसली, वो सब कुछ है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं या गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो बच्चे तो करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनको फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है, वो नहीं देखते कि वो स्टडी चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, केवल उन्हें ये लगता है कि अभी तो बाहर चले जाएंगे, बस उसके बाद तो लाइफ बाद में हम देखेंगे, बाद में हम देखेंगे। बट सिमिलरली उसी टाइम पर भी वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट अगर वो राइट कोर्स में इन्वेस्ट करें, राइट यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करें, तो कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो बहुत पड़ता है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। यही बातें बच्चे समझते नहीं है। तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उन्हें ए टू लेके जेड तक, वी टेल देम एवरीथिंग, दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अबाउट दिस। ये सब हम उनको दिखा देते हैं। उसके बाद उनको हम डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कि नाउ यू टेक योर डिसीजन, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल। सो मैम, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे रहेगा, जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजती हैं, तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि आपको बाहर जाना है मतलब आपको अब्रॉड सेटल होना है, कुछ ऐसा कभी सोचा लाइफ में? आप ये भी मेरा बचपन का ड्रीम था that I want to go abroad, I want to settle abroad. Okay. I think हर पंजाबी के दिल में ये चीजें होती हैं। अब तो आपकी प्रोफाइल वैसी है कि आप आज चाहे तो आप आज जा सकते हैं, तो कभी सोचा नहीं? नहीं, सेटल होने के लिए कभी नहीं सोचा। यस, जब कॉलेज टाइम में थी तब मैं भी सोचती थी कि मैं जाऊंगी, एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, इवन देन आई हैड दिस इन माय माइंड कि मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट एवरी टाइम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तब मुझे भी बहुत लगा था, रूल्स चेंज हो चुके थे व्हेन आई हैड अप्लाइड, ऑल दिस हैड हैपेंड, एंड तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं खुद ये बिजनेस करूंगी कभी फ्यूचर में आके। एंड यस, आई एम इनटू दिस बिजनेस नाउ। तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। ट्रैवल अब मुझे लगता है कि आई ट्रैवल एंड आई कम बैक, दैट्स ओके, एंड आई डोंट वांट टू सेटल अब्रॉड, कि मैं बिल्कुल अपना ये सारा काम जो मेरा ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुकी है ये छोड़कर कहीं और जाऊं। अगर यंग होती, ये चीजें, मेरा बिजनेस सेटअप नहीं होता, तब मेरे माइंड में होता कि यस, आई कुड हैव सेटल्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी प्रेफरेंस शायद अब्रॉड भी हो सकती थी। हाँ, तो उस टाइम पे। इसी बारे में और जानते हैं और इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ? बिल्कुल। तो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको टाइम नहीं लेना। जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड आए या फर्स्ट आंसर आए, जस्ट स्पीक दैट
तो इस तरह से शुड वी स्टार्ट? Yeah. तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड मिसेस हरमिंदर सेठी जी के साथ। तो पहला क्वेश्चन मैम आपके लिए मेरा है 1-to-1 मॉनिटरिंग। 1-to-1 monitor. ओके, इंडिया में करियर या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज? Abroad opportunities. ग्रेट। पैसा या पर्पस? Purpose. प्लानिंग या जो भी आप करते हैं इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. स्टूडेंट का सपना या पेरेंट्स का प्रेशर? Students का सपना. ग्रेट। एक मिथ जो कि स्टडी अब्रॉड को लेकर लोगों के अंदर आता है जिसको आप तोड़ना चाहेंगे? हर कोई एक जैसा नहीं होता. Everybody is not a fraud in this industry. ओह दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने जो वेंचर है, जो इंग्लिश जोन है, इसके लिए इसको आप 2-3 वर्ड्स में डिफाइन करना चाहो तो आप क्या बोलेंगे? Transparent, authentic and genuine. वाओ, सो ये थे कुछ रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस हरमिंदर सेठी जी के साथ जिसमें आपने बहुत कुछ जाना होगा। सो मैम, इसके साथ साथ एक सवाल और आपसे अभी पूछना चाहूंगी कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी चीजों पर रिलाई करते हैं। जब उन्हें कुछ भी करना होता है तो वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं, वो चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं और खुद ब खुद रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो रिसर्च के टाइम उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऑथेंटिक सोर्स यूज करने चाहिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जिस भी कंट्री में अगर वो जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करें. जस्ट डोंट कॉपी कि चैट जीपीटी पे क्या लिखा हुआ है. बहुत सारे बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, रील्स देख के आए हो क्या? ओके। बिकॉज रील्स भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सही चीजें आपको दिखा रही हो, उस कंट्री के बारे में बता रही हो या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हो. जिस भी कंट्री में जैसे आप जाना चाहते हो, उस कंट्री की गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको पूरा प्रोसेस पता लग सकता है कि मैं उस चीजों में फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. आप वो सब चीजें पढ़कर अपना स्टेप उठाएं. चैट जीपीटी और जैसे मैंने पहले बताया, रील्स देखकर, गूगल देखकर, इन सब चीजों को फॉलो ना करें. तो कोई ऐसा एग्जांपल जो इसी तरह का कोई स्टूडेंट आपके पास आया हो जिन्होंने मतलब इस तरह से रील्स में या फिर अलग जो कि ऑथेंटिक नहीं है वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जब बच्चे आपके पास लेकर आते हैं तो उस टाइम पर कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे उनको काउंसलिंग करते हैं? बच्चे तो ऐसे बहुत आते हैं जो ये सब चीजें सुनकर आते हैं, देखकर आते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी लेकर आते हैं. तो जो भी वो चीजें लेकर आते हैं हम उनको बिठाकर हम खुद उनको दिखाते हैं. आई शो देम कि ये चीजें आप यहाँ से लेकर आए हो तो वो चीजें सही नहीं है, वी कैन नॉट फॉलो. बिकॉज देखो आजकल जैसे चल रहा है, हर कंट्री की अपडेट्स आ रही हैं, हर दूसरे तीसरे महीने या हर दूसरे तीसरे दिन न्यू अपडेट्स आती हैं जो बच्चे शायद इन सब चीजों को देखते नहीं है. तो वो सारी चीजों से हम उन्हें फेमिलराइज कराते हैं. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली, जो ऐसा नहीं हो सकता या ये चीजें ऐसी हैं जो ऐसा हो सकता है. तो वो दोनों चीजें हम उन्हें दिखानी पड़ती है. देन ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड. सो मैम, आजकल सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम कही जा सकती है कि आजकल हमारे पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर इंफॉर्मेशन का इतना भंडार है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ कंटेंट जो कि उनके रील्स को अच्छी रीच देगा, उनकी जो पब्लिसिटी उसको बढ़ाएगा. एक तरफ तो उनका कंटेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर है स्टूडेंट्स का जो कि उन्हें देख रहे हैं, जो उनको फॉलो करते हैं. तो आपको नहीं लगता कि बिना राइट इंफॉर्मेशन के उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. कोई भी ऐसा अगर इन्फ्लुएंसर है, दे शुड हैव करेक्ट नॉलेज. करेक्ट नॉलेज देकर भी बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है. तो मेरे हिसाब से उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, करेक्ट नॉलेज हो, तभी इन सब चीजों को शेयर करें. लेकिन आप अभी इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको देखते हैं, उनको बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, उनका उतना एज भी नहीं है, ना उनकी एक्सपर्टीज है, बट फिर भी वो केवल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? रिसर्च करें पूरी. अगर इस एज में आप ये सब काम करना चाहते हैं तो जो भी आप दे रहे हो कंटेंट, उसके बारे में पूरी रिसर्च करें. हम उन्हें मना तो कर नहीं सकते, ये चीजें बंद भी नहीं करा सकते. तो अगर वो पूरी रिसर्च करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, सो दे कैन गो अहेड विद दिस. और जो स्टूडेंट्स हैं जो उनकी बातों पर रिलाई करते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं बाहर जाने के लिए लेकिन अभी वो बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सही मेंटोर ढूंढे, सही गाइडेंस लें, यही उनके लिए हो सकता है. बिकॉज वही बात है कि दे आर ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो ऑफ द वाटर. बिल्कुल. जो देख रहे हैं वो उन चीजों को सुन रहे हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं. तो उनके लिए भी कोई मेंटोर उनके लिए होना चाहिए.
जिससे वो फॉलो कर पाए। सो हम अभी बहुत सारी अलग अलग जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट योर इंस्टीट्यूट कि अगर आपका सपना कहीं सच नहीं हो रहा, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, आपका सपना है बाहर जाने का, विदेश में अपना करियर बनाने का, तो आप जाइए हरमिंदर सेठी मैम के पास। ये सवाल और ये बात अब हमने बहुत जगह से सुनी है। सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि एक बार बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो वो अब्रॉड जाने के लिए जब आप उसको भेज देते हैं तो उसके बाद की जो उसकी लाइफ होती है उसमें भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। तो क्या आपका काम सिर्फ वहां भेजने तक खत्म हो जाता है या आप उसके बाद भी उनको सपोर्ट करते हैं? यही डिफरेंस है कि भेजने के बाद भी हम अभी तक बच्चों के साथ कनेक्शन में रहते हैं या उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। जब जाने का टाइम आता है तो मेरे हस्बैंड खुद बच्चों की बहुत काउंसलिंग करते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड जस्ट डोंट डिपेंड कि मेरा खुशी के मारे कि बस मेरा वीजा आ गया बस मैंने चले जाना है। उसके बाद जो चीजें आने वाली हैं यहीं से पहले से प्रिपेयर होके जाओ। जो बच्चे शायद मेरे पहले गए हुए हैं मैं उनके साथ भी उनका कनेक्शन बना देती हूँ कि एटलीस्ट वो उन लोगों के साथ बात कर सके, दे कैन चैट विद देम एंड आने से पहले क्या क्या चीजें उनको लेकर आनी है या ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। इवन इफ दे वांट टू लुक फॉर जॉब्स, जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आसपास की जो चीजें हैं उनको हम दिखानी शुरू कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि इनके बारे में ना रिसर्च करना आप अभी से शुरू कर दो, सो दैट व्हेन यू गो देयर एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। और वो सब चीजें बच्चे करते हैं एंड छोटी छोटी सी अगर प्रॉब्लम्स उनकी आती हैं तो यस वो शेयर भी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज हम उनके लिए कर सकते हैं वो शायद उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो ऐसे भी हमारे पास बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कनेक्शन के बारे में, आपके यहाँ आने से पहले मुझे अभी एक फोन आया है कि मेरा भेजा हुआ बच्चा यूके, वो इंडिया आया हुआ है और वो मुझे मिलने आना चाहता है। उसका फोन आया कि मैम मैं अभी आ जाऊं, तो मैंने उसे बोला अभी कि इस टाइम मत आना, कम एंड मीट मी आफ्टर 2 o'clock। सो सी चिल्ड्रन आर कनेक्टेड टू अस, तभी वो आके फोन कर रहे हैं या बता रहे हैं और मिलने आते हैं हमें। सो जो बिना रिसर्च के बच्चे जाते हैं कई बार केवल वो इसी खुशी में जाते हैं कि कैसे भी करके चलो अभी फॉरेन का वीजा लग गया अब हम चले जाएंगे, तो उनके लिए क्या दिक्कतें आ सकते हैं, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? वेल प्रिपेयर्ड जो नहीं होते बच्चे बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि नए फ्रेंड्स, न्यू एनवायरनमेंट, दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देम, और वो बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि बाद में 2-3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद दे रियलाइज कि देव मेड अ मिस्टेक, फॉलोइंग समबडी, या किसी की बातों में आ गए हैं बच्चे। तो ये चीजें बड़ी कॉमन है। तो हमारे थ्रू जो बच्चा जाता है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसी चीज उनके साथ ना हो। सो मैम आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी और इतना कुछ आपने बताया। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं पूछना चाहूंगी, एज आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया वो पहले आप इंग्लिश टीचिंग से लेकर आप फिर अपने बिजनेस में आए। सो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्टक हैं एक डिसीजन लेने में कि अब उन्हें अपने करियर को उड़ान देनी है, और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं इंडिया या फॉरेन, इन दो चीज को लेकर। इन दोनों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई अपना टीचिंग प्रोफेशन से या कोई और चीज से शिफ्ट करना चाहता है तो अपने पैशन को फॉलो करें। एंड द अदर थिंग इज अबाउट चिल्ड्रन, यू आस्क कि वो इंडिया में रहें या फॉरेन जाएं, किस चीज को उनको आगे लेके जाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारे इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है एंड फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो फ्यूचर गोल है, अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में रह के सक्सेसफुल हो सकते हैं, यस यू शुड बी इन इंडिया, गो अहेड विथ योर फ्यूचर। लेकिन अगर आपको यही सेम चीजें लगती हैं कि मेरे को फॉरेन में जाके सेटलमेंट मेरी ज्यादा अच्छी है, आई कैन ग्रो मोर, मेरा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, देन यू शुड चूज दैट काइंड ऑफ ऑप्शन एंड गो अहेड विथ योर स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स। सो दोस्तों, हमने जाना हरमिंदर सेठी जी से कि किस तरह से जो स्टूडेंट है अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। अगर आज भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना कि करेज कितना ज्यादा जरूरी है और कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, आज इतनी सारी बातचीत हुई मिसेस हरमिंदर सेठी जी के साथ जो हमारे साथ अभी मौजूद थी स्टूडियो में। इसके बाद इस सीरीज में और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आज के लिए मैम आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना इतना कीमती वक्त शेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट को फॉलो करते रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरीज आपका वेट कर रही है।